आगे बढ़ते इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर 2019 की सबसे बड़ी लोकसभा चुनावों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि मार्च में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है कि आखिरकार किन किन तारीखों को और कितने चरण में चुनाव होंगे। 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अप्रैल से मई के बीच लोकसभा का चुनाव हो सकता है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, 2019 शुरुआत होते इस बात का इंतजार था कि आखिरकार चुनाव कब होंगे, और मार्च के पहले हफ्ते में शायद इस बात पर से पर्दा हट जाए, इस तस्वीर पर से पर्दा हट जाए, कितने चरण में चुनाव, किन तारीखों को चुनाव और कब अब बन जाएगी नई सरकार। देखिए, बिल्कुल अभी तक जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि फरवरी के 3rd या 4th वीक में लोकसभा चुनाव जो 2019 के होने उनका अनाउंसमेंट होगा। लेकिन अब सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि फरवरी में ना होकर ये मार्च का जो पहला सप्ताह होगा उसमें अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सभी राज्य जो निर्वाचन आयोग है राज्यों के, उनको फरवरी लास्ट तक अपना चुनाव संबंधी तैयारी करके पूरी तैयारी करने के लिए कहा गया है। यानी कि फरवरी लास्ट तक अगर तैयारी होगी तो संभावना यही है कि मार्च के पहले हफ्ते में कभी भी चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। और माना यही जा रहा है कि जब मार्च के पहले हफ्ते में होगा तो अप्रैल और मई में ये 2019 के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 6 से 7 चरण में ये चुनाव हो सकते हैं। और ये भी यतेंद्र जानकारी मिल रही है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। देखिए, बिल्कुल यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल, अगर मार्च के फर्स्ट वीक में अनाउंसमेंट होता है तो संभावना है कि अप्रैल और मई के बीच में ये चुनाव होंगे। 2 महीने के अंतराल में पूरे लोकसभा चुनावों को संपन्न कराया जाएगा और पूरे देश भर में चुनाव कराए जाने हैं। और पिछली बार के अनुभवों को देखा तो और चुनाव आयोग के सूत्र जो दावा कर रहे हैं वो यही है कि 6 से 7 चरणों में पूरे देश भर के लोकसभा चुनावों को संपन्न कराया जाएगा। उससे कम में शायद चुनाव संपन्न ना हो, क्योंकि जिस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव आयोग हर एक पहलू को ध्यान में रख रहा है, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र, दूर दराज के लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों, इन सबको तैयारी की दृष्टि से 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और इसके लिए जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने सभी राज्यों के चुनाव आयोगों को निर्देश दे दिया कि फरवरी लास्ट तक अपनी चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी करके रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंप दे, जिसके बाद अगले हफ्ते यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। और यतेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नई सरकार का गठन कब होगा, चुनाव कब होंगे 2019 में, लोकसभा के चुनाव, इन सारे सवालों पर से, इन सारे सवालों के सस्पेंस पर से पर्दा हट सकता है। मार्च के पहले हफ्ते में 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। मार्च के पहले हफ्ते में यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में इस साल होने हैं नई सरकार के लिए, नया प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस देश में, चुनाव के लिए तारीखों पर से सस्पेंस पर से पर्दा हट सकता है। मार्च के पहले हफ्ते में यह भी तारीख आ जाएगी कि आखिरकार नई सरकार कब बनेगी। यानी तमाम जो सवाल है उन सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा मार्च के पहले हफ्ते से। और यतेंद्र, और जाहिर सी बात है ये बड़ा चुनाव इसलिए भी होगा, चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौतियां होंगी। और अब तो एक तरीके से पूरी तरीके से ये खबर सामने आने के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, चुनावी जो धार है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। और चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक सर, अब वो वक्त आने लगा है जिसका इंतजार था। 2019 की शुरुआत होते ही मार्च के पहले हफ्ते में तस्वीर साफ होगी, चुनाव कब होगा, कितने चरणों में हो जाएगा, कब बन जाएगी नई सरकार। पिछली बार 9 चरणों में ये लोकसभा के चुनाव हुए थे राकेश, और इस बार भी पूरी उम्मीद है लगभग 9 चरणों के बीच लोकसभा के चुनाव होंगे। 8 से 9 चरण होंगे, और जो जहां पर सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है वहां पर सिक्योरिटी के मूवमेंट को भी ख्याल में रखा जाएगा। पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो 7 अप्रैल से शुरू हुए थे और 12 मई तक चले थे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव परिणामों की घोषणा की गई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि उसी के आसपास इस साल भी चुनाव होंगे, 2019 के चुनाव भी इसी के आसपास होंगे, क्योंकि अप्रैल में 12 तारीख तक सभी एग्जाम जो है बच्चों की वो खत्म हो जाएंगी। मार्च से अप्रैल के बीच एग्जाम खत्म हो जाएगी, लेकिन मार्च में अनाउंसमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते ही देना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस अनाउंसमेंट के बाद तुरंत ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हो जाएगा, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स होने के साथ
जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी चुनावों की। तो पूरी उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते में ये चुनाव हो सकते हैं। 543 सीटों के लिए ये चुनाव होते हैं। बेहद महत्वपूर्ण होंगे ये चुनाव, क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर लगी होगी कि अब की बार मोदी सरकार का जो नारा 2014 में दिया था, उस नारे को आगे बढ़ाते हुए क्या बीजेपी इस बार कर सकती है नमो अगेन, यानी मोदी अगेन की जो टी शर्ट चल रही है वो क्या एक बार फिर से हो पाएगा, इसी पर सबकी निगाहें लगी होंगी। और ये चुनाव इस मायने में भी खास होगा दीपक सर, क्योंकि एक तरीके से मोदी सरकार एक और बीजेपी एक और जो दूसरे विपक्षी दल है वो सभी एक साथ होंगे और सभी को एक साथ लाने की कवायद चल रही है। तो ये और लंबे समय बाद भारतीय राजनीति में ऐसा होगा कि एक पार्टी सत्तारूढ़ जो इस वक्त है उसके खिलाफ एक महागठबंधन बनने जा रहा है। तो ये चुनाव इस मायने में भी खास होगा। बिल्कुल इस मायने में खास होगा कि मोदी के खिलाफ कितने लोग एकजुट हो पाते हैं। लेकिन अभी तक की जो जमीनी स्थिति की अगर बात करें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी वर्सेस महागठबंधन होगा, क्योंकि ममता बनर्जी और केसीआर फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मायावती और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक फ्रंट बना लिया है। तो मोदी वर्सेस ऑल नहीं दिखेगा, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने फोर्सेस हैं, केंद्र की एक मजबूत फोर्स, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। तो अभी तक ऐसा होता था कि कांग्रेस एक न्यूक्लियस बनता था, उसके चारों तरफ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती थी, और दूसरा न्यूक्लियस जो है भारतीय जनता पार्टी बनता था, उसके चारों तरफ अलग पॉलिटिकल पार्टी होती थी। तो इस बार ऐसा लगता है कि कुछ पार्टी इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगी और कुछ पार्टी केसीआर और ममता बनर्जी के फेडरल फ्रंट के तले लड़ेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन देखने को मिल रहा है। तो मोटे तौर पर यह मुकाबला अगर देश की बात की जाए तो त्रिकोणीय होने की ज्यादा संभावना है। राज्य के अंदर जो है दो लोगों के बीच सीधी फाइट हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती है वहां पर यह पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए होगा, दूसरी तरफ एसपी बीएसपी का गठबंधन होगा और तीसरी तरफ कांग्रेस और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। तो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है ये चुनाव, और मोदी के लिए भी ये चुनाव जियो या मरो वाला होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि 5 साल का एक और टर्म भारतीय जनता पार्टी को मिले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी यही चाहता है, और उनको ये लगता है कि अगर मोदी लगातार 10 साल रहे तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। इसलिए मोदी इन चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भी नए साथियों को खोजने की कोशिश कर रही है। वहीं फेडरल फ्रंट और एसपी बीएसपी का गठबंधन भी कुछ न कुछ ऐसे अलायंसेस जरूर करेगा जिससे जमीनी स्थिति पर सिचुएशन बदले। जैसे एसपी और बीएसपी का अलायंस है, उसमें आरएलडी को शामिल करने पे, उसमें ओम प्रकाश राजभर अगर नाराज होता जाते हैं उनको शामिल करने पर, अपना दल के कृष्णा पटेल गुट को शामिल करने पर, पीस पार्टी को शामिल करने पर, निषाद पार्टी को शामिल करने पर, इन तमाम चीजों पर अभी जो फाइनल निटिग्रिटीज है उसको कैलकुलेट किया जाना बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव एक त्रिकोणीय चुनाव होगा और 3 अलग अलग फोर्सेस होंगी। एक फेडरल फ्रंट होगा, एक एसपी बीएसपी और एक कांग्रेस होगा, क्योंकि फेडरल फ्रंट कांग्रेस के साथ नहीं होगा। तो 4 कोण का मुकाबला, त्रिकोणीय भी नहीं, कुछ राज्यों में 4 कोण का मुकाबला देखने को मिल सकता है इन चुनाव के अंदर। लेकिन जिन त्रिकोणीय मुकाबलों की बात कर रहे हैं या फिर 4 कोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं, चतुष्कोणीय मुकाबले होते हैं दीपक सर, तो जाहिर सी बात है इससे फायदा किसको ज्यादा होगा? सत्तारूढ़ पार्टी को, मोदी सरकार को फायदा होगा या फिर जो अलग अलग दल बन रहे हैं उनको फायदा होगा? देखिए, अलग अलग दल जो है वो स्टेट बेस के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो बेहतर होगा। जैसे अगर 4 कोणीय मुकाबला होता है, मतलब एनडीए होती है, एसपी बीएसपी का गठबंधन होता है और कांग्रेस का गठबंधन होता है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो ये जो वोट बदलेंगे इसमें मोदी के खिलाफ जो वोट होंगे कुछ कांग्रेस को भी जाएंगे और एसपी बीएसपी को भी जाएंगे। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है किस तरीके फेज लेता है, किस तरह की सिचुएशन लेता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर वोट बढ़ते हैं अपोजिशन पार्टीज के या अपोजिशन के लोगों के, तो उसका थोड़ा फायदा मोदी को जरूर होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा स्थानीय सिचुएशन पे कि वहां पर कितने कोणीय मुकाबला हो रहा है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं चुनाव को देखते हुए। चलिए, बिल्कुल दिलचस्प रहेगा और आगे आने वाला 1 से 1.5 महीना भी काफी दिलचस्प रहेगा दीपक सर, क्योंकि सरकार अपनी जो घोषणाएं हैं उनको सामने लेकर आएगी, विपक्ष अपनी तैयारियों को और ज्यादा तेज करेगा। आपके पास मैं लौट कर आता हूं। शाइना एनसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। शाइना जी, इंडिया न्यूज
पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरें आ रही है निकलकर सामने कि मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तस्वीर साफ हो सकती है और आपके खिलाफ पूरे देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां अब आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि काउंटडाउन अब एक तरीके से शुरू हो रहा है? देखिए, काउंटडाउन हर 5 साल होती है, लेकिन जनता तय करती है, जनादेश तय करता है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं। जो वो एक स्टेट सरकार, नेतृत्वशील सरकार और प्रगतिशील सरकार चाहते हैं तो वो मोदी जी को जरूर वोट करेंगे दोबारा। और जैसे कि हमारा नारा है, फिर से एक बार मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं जो लोग एकजुट हुए हैं उनका एक ही लक्ष्य है, मोदी जी को हराना। और जो उनकी कोई एक रणनीति है जो सकारात्मक है तो वो पेश करें, जनता को तय कर दे दीजिए किसके ऊपर उनको भरोसा है और किसकी नीति नियत पर। नहीं, गठबंधन पर तो शायना जी आप ही जा रहे हैं ना। बीजेपी की ओर से भी कोशिश हो रही है कि अलग अलग दलों से गठबंधन हो सके, तो कहीं ना कहीं से जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, चाहे हम बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में बातचीत कर ले, तो उसकी काट जो है तैयार करने में आप लोग लगे हुए हैं कि और भी दलों को अपने साथ जोड़ा जाए। उससे घबराहट तो बीजेपी के अंदर भी है। घबराहट नहीं है, लेकिन हम जरूर समर्थन चाहेंगे जिन लोगों से जिनका विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिले और जो सही में देश की प्रगति के लिए उनका लक्ष्य है। ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस और अपॉर्चुनिज्म उसको लोगों ने नकारा भी है और लोग जानते हैं कि स्थिरता सबसे जरूरी है। ठीक है शायना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास मैं लौट कर आता हूं। मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, सीधे उनका रुख करता हूं। मीम अफजल साहब, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्च के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है, और एक तरीके से आखिरी काउंटडाउन लोकसभा चुनाव के लिए। जी बिल्कुल, हम तो काफी दिन से, जब एक टीवी चैनल ने कहा था 100 दिन रह गए हैं, अब तो उसको भी 100 दिन रहने को भी शायद मेरे ख्याल 30-22 दिन हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बस मार्च तक का ही टाइम है, तो काउंटडाउन तो पहले शुरू हो गया था, आखिरी काउंटडाउन। और जाहिर है जी, मैं कह रहा हूं कि आखिरी काउंटडाउन एक तरीके से मार्च के पहले हफ्ते में तो तारीखें सामने आ जाएंगी कि कब काउंटडाउन है जी। अभी ये डेट तो नहीं आई है, चूंकि कुछ सोशल मीडिया पर डेट्स भी आ गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा हिदायत दी है कि इनको देखा जाए कौन लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, गलत खबरें दे रहे हैं। तैयारियां उतनी पुख्ता दिखती नहीं है मीम अफजल साहब, तैयारियां उतनी पुख्ता नहीं दिखती है, और अंतिम रूप देने के लिए तैयारियों को 1 से सवा महीने का वक्त बचा है कि बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे पाए। लगता है आपको ये समय पर्याप्त है? हमारी तैयारियां चल रही हैं बाकायदा, और बिल्कुल पर्याप्त जो टाइम है उसके अंदर सब मुकम्मल होगा और भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए शिकस्त हासिल करने के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर जिस गठबंधन की आप लोग बातचीत करते हैं, एक सबको साथ लाने की बातचीत करते हैं, वो तो गठबंधन नहीं बन पा रहा। बिहार में आप महागठबंधन का हिस्सा है, यूपी में कह दिया गया, मायावती ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कांग्रेस से तो हमने बातचीत ही नहीं की, उन्हें गठबंधन में नहीं रखा है। देखिए, जिस महागठबंधन की ऑल इंडिया लेवल पर आप बात कर रहे हैं और काफी मीडिया का एक हिस्सा ये बात करता रहता है, हम उनको ये बताना चाहते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं जी कि महागठबंधन की बात कभी किसी ने नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा कि हर स्टेट में वहां के मुताबिक गठबंधन होगा, और जो रीजनल पार्टीज हैं उनको जो उनकी वहां हिस्सेदारी है उसको सुनिश्चित करते हुए, उनको यकीनी बनाते हुए गठबंधन किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का भी आपने हवाला दिया, वहां पर रणनीति 2 पार्टियों ने तैयार की, अब वो अकेले जाना चाहते हैं, हम अकेले जाएंगे। तो हमारी रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। मंजिल एक है कि चाहे आप किसी विचारधारा के हो, किसी भी तरीके से सत्ता में आना है, अलग अलग लड़ लेंगे, लेकिन जब केंद्र में आएंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। सत्ता को छीनना है और देश को बचाना है, किसी भी हालत में किसी जी सत्ता के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन करके देश को बचाना है, जो उन्होंने बर्बादी फैलाई है पिछले 4.5-5 साल में। जी दीपक सर, अब मैं आपको लाना चाहूंगा यहाँ पर। मीम अफजल साहब की आपने बातें सुनी, शाइना एनसी की भी आपने बातें सुनी। मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का उन्होंने हवाला दिया कि अकेले जाकर चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग दलों से सामने चुनाव भी लड़ लिए, लेकिन केंद्र में जब सत्ता की बात आएगी तो लगता यह है कि इसी रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि सबको साथ लेकर आ जाएंगे। फिर से पैच कराना पड़ेगा।
तो चलिए मैं एक बार फिर से दीपक जी के पास चलूंगा। मीम अफजल साहब, तो इसका मतलब यही है ना कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग गठबंधन, अलग अलग चुनाव, साथ सामने भी लड़ना पड़े तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ लेंगे, लेकिन केंद्र में आकर एक हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आगे चलकर सबको एक ही होना है और अल्टीमेटली सबका एक ही एम है, बीजेपी को हराना। और उस एम के तहत सब लोग चुनाव में जाएंगे, गठबंधन भी होंगे और अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी 100 से 150 सीट के बीच में रह जाएगी। चलिए ये वक्त बताएगा मीम अफजल साहब। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। मार्च के पहले हफ्ते में तारीखें आएंगी लोकसभा चुनाव को लेकर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।